तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे सारे भाइयों का आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में एक नई और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी उनको कंटिन्यूस करते हुए आगे अपन आज की जो क्लास अपनी एग्रोनॉमी की है, ठीक है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम एग्रोनॉमी, जिसका लेक्चर नंबर 10th है। टोटल आपका टॉपिक 48 है। आज अपन 10th नंबर का लेक्चर कर रहे हैं। इससे पहले जो बेक क्लास थी कल, उसमें 9th नंबर का लेक्चर किया था। तो आज अपना जो लेक्चर वो क्या है, टिल्थ, ठीक है। टॉपिक जो है 10th नंबर का लेक्चर है। एक लेक्चर की क्लास है ये, ठीक है। टिल्थ एंड जो कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ, टिल्थ किसे कहते हैं और अच्छी टिल्थ के क्या क्या कैरेक्टर हैं, क्या क्या गुण है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टिल्थ, सबसे पहले एक चीज़ आता है टिल्थ। टिल्थ किसे कहते हैं? तो टिल्थ को हिंदी में अगर बात करें तो अपन बोल सकते हैं परिष्कृत भूमि, ठीक है, परिष्कृत भूमि। तो इस टॉपिक को समझने के लिए अपने को जो कल हमने टॉपिक किया था टिलेज, ठीक है, जो टिलेज वाला टॉपिक है ना, उसी का नेक्स्ट पार्ट ऐसे समझ लो, ये उसी से पूरा 99% उसी से रिलेटेड है। तो जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा है तो पहले तो जाकर डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, टिलेज वाला टॉपिक देखो, 9th नंबर का लेक्चर, ठीक है, फिर सही से समझ में आ पाएगा। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ अगर आपने नहीं भी देखा। और ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, एक चीज़ मैं बताऊँ, क्लास स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पेपर है आपका, और जो आपके सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी जो है वो 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, ठीक है। 60 नंबर का थ्योरी पेपर होगा आपके। 3 क्रेडिट है, जितने नंबर लाओगे इससे 3 गुना ज़्यादा आपके परसेंटेज में आपके नंबर जुड़ने वाले हैं। तो थोड़ा अच्छे से सटीक लिख के आना है। और जो सब्जेक्ट है ना वो एक आपके पास प्लस पॉइंट है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपनी परसेंटेज बढ़ाने की। प्लस पॉइंट क्या है आपके पास कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है। क्या है? सस्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट टाइटल है और AGRON11 सब्जेक्ट कोड है। तो 11th क्लास में, 12th क्लास में, और आपने जो एंट्रेंस एग्जाम देके बीएससी में प्रवेश लिया है, एडमिशन लिया है, उससे पहले जो आपने तैयारी वगैरह की होगी, कोचिंग की होगी, एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, सेम वो ही चीज़ें हैं। और ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको बीएससी 4 साल तक काम में आने वाली है अगली एग्रोनॉमी में भी। तो आपकी अगर ये क्लियर है तो आपको आगे भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी किसी भी एग्जाम वगैरह में। तो मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, तो ऐसे माइंड नहीं करना कि इतना क्यों, ठीक है। तो परिष्कृत भूमि क्या होती है, उससे पहले अपने को टिल्थ क्या होता है ये चीज़ मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। उससे पहले टिलेज एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ मैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रटना नहीं है, समझना है क्या होता क्या है। तो टिलेज में मैंने बताया था, हिंदी में बोलते हैं भू परिष्करण। भू परिष्करण शब्द से समझ में आ रहा होगा, कल भी मैंने बताया था अच्छे से। परिष्कृत भूमि और भू परिष्करण, कुछ अगर इसको थोड़ा सा गौर करके देखोगे, टिलेज और टिल्थ, परिष्कृत भूमि और भू परिष्करण। तो भू परिष्करण मतलब टिलेज क्या होता है, ठीक है। तो भू परिष्करण किसको बोलते हैं? खेती करने से पहले जो भी मृदा में जो क्रियाएं की जाती है, ठीक है, खेत मृदा को तैयार किया जाता है, जो उसकी भौतिक स्थिति है उसको सुधारा जाता है, जो उसकी फिजिकल कंडीशंस है उनको बेटर किया जाता है, उनको सूटेबल किया जाता है। और जो अपन क्रॉप लगा रहे हैं, जो सीडलिंग कर रहे हैं, सीड लगा रहे हैं, वो उसमें ग्रो हो सके, जो क्रॉप है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? टिलेज बोलते हैं। जैसे कोई खेत है उसमें मृदा कैसी भी थी, तो खेत की तैयारी करते हैं ना जो मृदा में, ठीक है, खरपतवार हटा रहे हैं, कांच है उनको चुग रहे हैं अपन, या जो पत्थर है उनको बीन रहे हैं, मृदा को बिल्कुल साफ कर रहे हैं, उसमें कठोर परत थी उसको तोड़ रहे हैं, हल चला रहे हैं, उसको समतल कर रहे हैं, पटवास लगा रहे हैं। ये जो सारी क्रियाएं हैं उस मृदा को बीज उगने योग्य बनाने के लिए, या बीज लगा रहे हैं उसको उगा सके, ग्रो कर सके उस क्रॉप को, उसके योग्य बनाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है वो सारी टिलेज कहलाती है। फिर बात हुई थी अपने टिलेज 2 टाइप का होता है, ठीक है। टिलेज की डेफिनेशन मैंने बता दी है। और बात करें कि द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, द प्रिपरेशन ऑफ लैंड, भूमि की वह तैयारी जो फसल को उगाने के लिए जरूरी है, उसको टिलेज बोलते हैं। फिर टिलेज के टाइप्स थे, 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी टिलेज क्या था अपना कि फसल उगाने से पहले की जो क्रियाएं हैं, फसल उगाने से पहले की जितनी भी क्रियाएं हैं वो प्राइमरी टिलेज में आ रही थी। और बीज बोने के बाद की जो क्रियाएं हैं, थ्रेसिंग तक की, उसको काटना, उसकी थ्रेसिंग करवाना, वो सेकेंडरी टिलेज में आ रही थी, ठीक है। प्राइमरी टिलेज में कौन कौन से यंत्र आ रहे हैं वो मैंने बता दिए थे, सेकेंडरी टिलेज के मैंने बता दिए थे। उसके बाद में आया था अपने पास नो टिलेज, एक आया था मिनिमम टिलेज, ऑप्टिमम टिलेज, ठीक है। नो टिलेज में क्या होता है? नो टिलेज, नो का मतलब नहीं, उसमें भू परिष्करण करते ही नहीं है, मृदा का भू परिष्करण करते नहीं है। पहले कोई फसल थी उसको हमने काट लिया, ठीक है, खेत ऐसे कैसे पड़ा था, ले जाके दूसरी फसल उसमें उगा दी, डायरेक्ट बीज बो दिए, उगो ना उगो बाद की बात है।
प्राथमिक भूपरिष्करण किया ही नहीं। प्राइमरी टिलेज जो था ना, बीज बोने से पूर्व की जो क्रियाएं थी भूमि को तैयार करने की, वो किया ही नहीं। और सेकेंडरी टिलेज के रूप में सीधा हमने सीड की सोइंग कर दी, तो वो होता है नो टिलेज। और नो टिलेज के फादर कौन थे? जेबी ट्रिपलेट। और टिलेज के फादर कौन थे? जेंथ्रोटुल। और वीड साइंस के जेंथ्रोटुल। उसके बाद में आता है अपना मिनिमम टिलेज और ऑप्टिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज होता है न्यूनतम, कि कम से कम बस एक जुताई कर दी, नॉर्मल ऊपर जो फसल के अवशेष थे उनको हटा दिया हल्का फुल्का, ठीक है, जो बाहर से मोटा मोटा कचरा दिख रहा है उसको साफ करके हमने बुआई कर दी, उसको बोलते हैं मिनिमम। ऑप्टिमम क्या होता है? अधिकतम भूपरिष्करण, कि 5-6 तो मैंने इसमें बुआई कर दी, जुताई कर दी, 5-6 बार इसमें हल चला दिया मैंने, ठीक है। और जो अंदर जो परत थी, एक चीज़ और सब सोइलिंग शब्द आया था, सब सोइलिंग और चिसेल हल। सब सोइलिंग किसको बोलते हैं? मृदा के अंदर जो कठोर परत है उसको तोड़ना सब सोइलिंग कहलाता है। उसके लिए चिसेल हल का काम में लेते हैं। उसको क्यों तोड़ते हैं? कि अच्छी रेस्पिरेशन हो जाए मृदा के अंदर, ठीक है, श्वसन जो दर है इसकी, वायु वगैरह सारा हो, बीज को अंदर तक जड़े देने में, गहराई में कोई दिक्कत ना हो, अंकुरण। तो ये चीज़ क्या बता रहा था मैं? हाँ, ऑप्टिमम टिलेज क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जुताई करनी, बेटर से बेटर कर दें उस सोइल को, कंडीशन को, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उनको। तो ये बात हो गई। अब ये सारा क्यों बताया है अब समझना। टिल्थ किसको बोलते हैं? परिष्कृत भूमि को। बिल्कुल एक लाइन में समझ में आ जाएगा। 1 मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है ना, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी किसी के सामने पूछने की, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा ना तो आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे। और 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, ठीक है। टिलेज की मैंने बताई दी आपको, क्या होता है कि फसल उगाने हेतु मृदा को उचित बनाने के लिए, फसल उगाने हेतु मृदा को उचित बनाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है मृदा में, वो टिलेज कहलाती है। अब बढ़ रहे हैं परिष्कृत, अपना जो टॉपिक है वो है परिष्कृत भूमि या टिल्थ। अब ये खेत था, अब समझना मेन चीज़ मैंने टिलेज क्यों बताया। मैंने इसमें प्राइमरी टिलेज कर लिया, ठीक है, प्राइमरी टिलेज मैंने इसमें कर लिया। इस सोइल की जो फिजिकल कंडीशन थी वो बिल्कुल ख़राब थी, इसकी जो भौतिक दशा थी, स्थिति थी, वो बिल्कुल ख़राब थी। ये कठोर थी, ठीक है। इसमें क्या पड़े थे? खरपतवार थे, फसल के अवशेष थे, कचरा था, पत्थर थे, कांच थे, और भी बहुत सारी इसमें अशुद्धियां थी। और ना ही इसमें जो रंध्र अवकाश है वो था। और इसकी फिजिकल कंडीशन इतनी खराब थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, वो भी इसके अंदर नहीं थे। ना ही इसके अंदर सोइल एयर होती है, सोइल एयर और सोइल वाटर, उसका जो रेशियो है वो भी इसमें खराब था। जैविक पदार्थ इसमें नहीं थे, सूक्ष्म जीव नहीं है तो कार्बनिक पदार्थ भी इसमें नहीं थे। फिर मैंने क्या किया? इसमें टिलेज किया, हल चलाए, सिंचाई की, इसको जोता, इसकी कठोर परत को तोड़ा, खरपतवारों को हटाया, अवशेषों को हटाया, पत्थरों को बीना मैंने, ठीक है, अशुद्धियों को हटाया, इसका बार बार जुताई की, पटवास लगाया। उससे क्या हुआ? इनकी जो सारी स्थितियाँ थी ये सुधर गई। और जो सुधरी हुई मृदा है, मृदा की जो सुधरी हुई दशा है, उसी को क्या बोलते हैं? टिल्थ, परिष्कृत भूमि। पहले तो भू परिष्करण किया, भू का मतलब भूमि, परिष्करण का मतलब उसको शुद्ध करना। और जब शुद्ध कर दिया, उसको शुद्ध करने की जो क्रिया थी ना, वो तो कहलाती थी भू परिष्करण या टिलेज। और शुद्ध करने के बाद में जो स्थिति प्राप्त हुई ना उस मृदा की, बिल्कुल रेडी हो गई वो बीज उगाने के लिए, जो उसकी भौतिक स्थिति वगैरह सारी अच्छी थी, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? टिल्थ। दोबारा समझना, जैसे मैं आपके क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए जो मैं तैयारियाँ वगैरह करता हूँ ना सारी, जैसे मैंने ये ट्राइपॉड लगाया, माइक लगाया, फ़ोन लगाया, कैमरा सेट किया, वो तो कहला रहा है टिलेज। जो क्रियाएं कर रहा हूँ इसके ऊपर, वो तो टिलेज। और जब पूरी क्लास का सारा सेटअप हो गया रेडी, ठीक है, कि क्लास बनाने के लिए तैयार हूँ, तो जो वो स्थिति है उसको बोलूँगा मैं टिल्थ। समझ रहे हो? दोबारा से समझाता हूँ एक बार, कि ये कोई मृदा थी, ये खराब थी, इसकी जो भौतिक स्थिति सही हो गई टिलेज करने के बाद, उसको, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? टिल्थ। तो टिल्थ की जो क्रिया है, टिलेज की जो क्रिया है, टिलेज में जितने भी मैकेनिज्म आ रहे हैं, जितनी भी, उन सब करने के उपरांत, उनके बाद में, आफ्टर जो मृदा की अपने को फिजिकल कंडीशंस प्राप्त होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? टिल्थ बोलते हैं। तो टिल्थ की आपको डेफिनेशन दे देता हूँ मैं, कि मृदा की भौतिक स्थिति या दशा, मृदा की, इनको मैं हटा देता हूँ मैं, समझ में आया होगा। वैसे मैंने इसकी क्लास पहले भी ले रखी है, समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बता देना। अब देखो लाइव क्लास होती, लाइव का मैंने 5 बजे का बोला था बट नहीं कर पाया, कल करूँगा जहाँ तक है 5 बजे, ठीक है। अगर फ्री रहो तो 5 बजे ज्वाइन करना लाइव क्लास, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं, ठीक है। तो टिल्थ की डेफिनेशन पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, कि द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, ये तो हो गई टिलेज की। अब बोलते हैं टिल्थ की। तो टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल,
टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर, किसके बाद में, टिलेज, आफ्टर टिलेज। मृदा की वह भौतिक दशा, सीधा समझना यार, मृदा की वह भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन, सॉइल की वह फिजिकल कंडीशन जो अपने को कब प्राप्त होती है, आफ्टर टिलेज। मृदा की वह भौतिक दशा या स्थिति जो भूपरिष्करण क्रिया के बाद में, भूपरिष्करण क्रिया के बाद प्राप्त होती है। अब इतना देखो, मैं सीधा भी आपको बता सका था कि टिलेज के बाद में जो स्थिति होती है, कंडीशन अपने को फिजिकल कंडीशन प्राप्त होती है, उसको टिल्थ बोलते हैं। पर जो कॉन्सेप्ट्स है, सब्जेक्ट का नाम ही अपना वो है कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के मूलभूत आधार। खेती कर रहे हो, टिलेज का मैंने बहुत अच्छे से समझा, एक एक चीज़, तीन डेफिनेशन देके उदाहरण से, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। आगे WO, AO, सुपरवाइजर, किसी भी एग्जाम की XYZ, एग्रीकल्चर BSc में प्रवेश ले लिया तो है नहीं, राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगे आर्ट्स लेके, वो तो है नहीं, एग्रीकल्चर फील्ड के ही एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जोर देता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो थोड़ा समझा करो, टाइम की वो ना करा करो कि लंबी क्लास है कुछ है, बाकी लाइव करेंगे तो बहुत सही से समझाऊंगा मैं। मृदा की वह भौतिक दशा या स्थिति, मृदा की वह भौतिक दशा या स्थिति जो भूपरिष्करण की क्रियाओं के बाद, अब भूपरिष्करण मैंने बता ही दिया कि उसको मृदा को ठीक करने की जो क्रियाएं हैं सारी, उसमें क्या क्या आता है वो सारी कुछ मैंने बता दी। ठीक करने की स्थिति क्या कहलाती है, टिल्थ कहलाती है, होने के बाद की स्थिति। अब बिल्कुल शॉर्ट में इंग्लिश में अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे सीधा सीधा कि टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टिल्थ कंप्लीट हो गया आपका। कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे। ये समझाया हूँ इतनी देर माताफोड़ी की, ये उसी का यही फायदा होगा कि ये चीज़ आपके खुद के दिमाग में आ गई कि अच्छी टिल्थ के क्या क्या गुण हो सकते हैं। डेफिनेशन सब नोट आउट कर लोगे, भूलोगे नहीं कभी भी। परिष्कृत भूमि, कि मैंने जो भू परिष्करण किया उसके बाद में जो मेरे को अच्छी कंडीशंस प्राप्त हुई उस मृदा की, अच्छी बुरबुरी हो गई, ठीक है, वो सारे। अब ये बुरबुरी होना, ये सारे क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ, अच्छी भू परिष्कृत भूमि के क्या है, गुण। चलो, मृदा की वह भौतिक दशा या स्थिति, कहता फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज। थोड़ा बोर्ड भी अपना ऐसे ही है, ठीक है, काम चला हुआ है, इतना अभी अपने पास बजट है नहीं कि स्टूडियो बनाएं, अपन प्रोजेक्टर लाएं, बाकी जो है उसी से काम चला रहे हैं। जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लासेस दे पाऊँ। 1-2 महीने, 1.5 महीने से लगभग इसलिए नहीं दे पा रहा था, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बाकी और भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, अभी ठीक है। हाँ, कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ आप खुद बताओगे, मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये खेत था, यहाँ मैंने भू परिष्करण कर दिया बहुत अच्छे से, और मैंने कौन सा किया, ऑप्टिमम टिलेज किया मैंने, ना कि नो टिलेज या फिर मिनिमम टिलेज, मैंने किया ऑप्टिमम टिलेज, अधिकतम भू परिष्करण। मैंने 10-20 जुताई कर दी अच्छे से, खाद डाल दिया, सूक्ष्म जीव ला के डाल दिए, खरपतवारों को हटा दिया, पटवास लगा दिया, एरो लगा दिया, कल्टीवेटर चला दिया, चिसेल हल चला के अंदर वाली परत को भी तोड़ दी, जिसको सबसॉइलिंग बोलते हैं। अब ये सारी क्रियाएं करने के बाद में जब खेत पड़ा था, जो मृदा की जो स्थिति थी, फिजिकल कंडीशंस थी उस खेत की, उसको टिल्थ कहा मैंने। अब मैं पूछ रहा हूँ इस टिल्थ के, अच्छी टिल्थ के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो नॉर्मली दिमाग में आना चाहिए अच्छी टिल्थ के क्या क्या गुण होने चाहिए, आप खुद बताओगे। भुरभुरी हो जाएगी मृदा, ठीक है, उपजाऊ हो जाएगी, जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या उसमें बढ़ जाएगी, अंकुरण करने की उसमें क्षमता बढ़ जाएगी। अच्छी टिल्थ के गुण बता रहा हूँ, जो पोरोसिटी है, रंध्रावकाश जो है, रंध्रावकाश इसको बोलते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी अच्छी हो जाएगी, मृदा के अंदर जो वात्र रंध्र है, एयर स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। एयर स्पेस बढ़ जाएगा तो जो बुल्क डेंसिटी है, बुल्क डेंसिटी जिसको बोलते हैं स्थूल घनत्व। अब ये स्थूल घनत्व क्यों जरूरी है, क्या होता है, कितना होता है, अच्छी मृदाओं का कम होएगा ज़्यादा होएगा, ये सोइल साइंस में पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम 32 वीडियो है, सोइल साइंस के 5 लेक्चर करवाए हुए हैं। हॉर्टिकल्चर का तो कंप्लीट करवा दिया सिलेबस, एक वीडियो बच रहा है जो कभी भी करवा दूंगा मैं। 12 टॉपिक थे, 11 टॉपिक कंप्लीट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीरियल वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बहुत अच्छे से समझाया है कॉन्सेप्ट्स, वो भी फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर है, देखना मजा आएगा आपको, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, सही बता रहा हूँ मैं। रंध्रावकाश अच्छा हो जाएगा। रंध्रावकाश का मतलब क्या होता है, देखो 1 मिनट,
ये क्या होगा, सॉरी, ये आपका जो आवाज़ का सिस्टम था वो निकल गया है, कहाँ गया माइक। अभी सभी सामान टूट गए हैं, जैसे भी उन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। कोई नहीं, आप चाहोगे, सपोर्ट करोगे, पढ़ना चाहते हो तो एक दिन प्रोजेक्ट भी लाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। कोई नहीं, कर लिया मैंने, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बताया था, अच्छी टिल्थ के गुण, मर्दा बुरबुरी हो जाएगी, अच्छे से जुताई वगैरह की है, उसमें जो रंध्रावकाश है ना वो बढ़ जाएगा। और जिन मर्दाओं में रंध्रावकाश ज़्यादा होता है, अच्छी एयर होती है, कण दूर दूर होते हैं, तो उनमें क्या है, उपजाऊपन भी ज़्यादा होता है। और रंध्रावकाश अगर बढ़ेगा तो जो बुल्क डेंसिटी है वो घट जाएगी। क्या होगी, घटेगी। अब वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बुल्क डेंसिटी, और जो इसका पार्टिकल डेंसिटी है वो भी ठीक हो जाएगी, बुल्क डेंसिटी ठीक हो जाएगी, जो पोरोसिटी है वो ठीक हो जाएगी। और क्या क्या दिया हुआ इसके अंदर, खरपतवार हैं वो सारे हट जाएंगे। गुड टिल्थ तो खरपतवार तो वैसे हट जाने हैं, मर्दा स्वस्थ होएगी बिल्कुल, खरपतवार हट जाने हैं, जो फसल के अवशेष थे वो हट जाने हैं, और नमी वगैरह सारा कुछ, मर्दा की भौतिक स्थिति सही रहेगी। तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसमें बढ़ जाएंगे। सूक्ष्म जीव जो बढ़ जाएंगे तो कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक मैटर है वो भी बढ़ेगा। कार्बनिक मैटर बढ़ेगा, आप खाद्य वगैरह डालोगे, जीवांश पदार्थ जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएगा, जीवांश पदार्थ जो है वो भी बढ़ जाएंगे। और उसकी जो उपजाऊपन है, मृदा का जो उपजाऊपन है वो भी बढ़ जाएगा। ये सब किसके हैं, गुड टिल्थ के। और टिल्थ किसके बाद प्राप्त हो रही थी, टिलेज के बाद। तो इसको एक तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि ये टिलेज के तो लाभ हो गए, टिलेज के तो लाभ हो गए, भूपृष्ठण के लाभ हो गए ये, कि खरपतवार हट गए, अवशेष हट गए, सूक्ष्म जीव उसमें आ जाएंगे, उसकी भौतिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। भौतिक स्थिति सुधरेगी तो जो सोयल एयर है, सोयल वाटर है, वो बिल्कुल उचित मात्रा में औसतन उसमें पाए जाएंगे, और ये अच्छे पाए जाएंगे तो उपजाऊ अधिक होएगी। और जो ये स्थिति प्राप्त हो रही है उसी को तो टिल्थ बोल रहे हैं भाई। कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ और बात करें टिलेज के लाभ, तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। अगर अपन देखें, तुलना करके पढ़ा करो, ये चीज़ें हो गई। अब मैं बता रहा, बुल्क डेंसिटी किसको बोलते हैं, स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व बोलते हैं कि ये कोई जगह है, यहाँ से मैंने एक कटोरी भर के मृदा उठा ली, माटी उठा ली, मैंने सॉइल ले ली, एक कटोरी भर के सॉइल ले ली, उसका मैंने वेट किया, तो उसका आ रहा है ये सॉइल, जो बुल्क डेंसिटी होती है वो होती है 1.33 ग्राम पर सेमी घन क्यूब, ठीक है, 1.33, और बेस्ट वाली ये है 1.33, ठीक है। तो मैंने उसको उठा लिया, सपोज दैट ये कोई खेत है, यहाँ से मैंने एक कटोरी मृदा की भर ली, और मैंने इसका वेट किया सीधा ले जाके, तो इसका वेट आया 1.40 से 1.80 के बीच, 1.40 से 1.80 के बीच। अब बुल्क डेंसिटी किसको कहते हैं, मैंने मृदा उठाई यहाँ से सीधी, तो इसमें मृदा के कण भी आ गए, और मृदा कणों के बीच में जो वायु भरी हुई थी, जो जल था, ठीक है। देखो सोइल जो आप वो पढ़ोगे, इसका संगठन पढ़ोगे मृदा का, तो ऐसे होता है, 50% ठोस भाग होता है, ठीक है, और 50% क्या होता है, पोरोसिटी, रंध्रावकाश होता है, और 50 क्या होता है, इसमें ठोस होता है बिल्कुल। 50 के अंदर इसमें दो पार्ट हो गए नीचे वाले में, तो 25% सोइल एयर, 25% सोइल वाटर। इसमें होता है 5% तो कार्बनिक, और ये 45 खनिज, ये हो गया। तो ये सारा कुछ ये हो गया, ठीक है। ये मृदा का मैंने वो बताया संगठन, 45 + 5 बराबर 50% तो ठोस हो गया, और 25 + 25 50% हो गया, इसमें पोरोसिटी होगी, रंध्रावकाश हो गया। अब मैं कहीं से सीधा ऐसे एक गिलास भर के, कटोरी भर के मृदा की उठा रहा हूँ, तो उसमें ये दोनों, ये 25-25 भी आ गया, और ये 45-50 भी आ गया। नॉर्मली उठाया मैंने तो सारा कुछ आ गया उसमें, उसका मैंने वेट किया तो ये आएगा। और अच्छा जो मृदा है उनका स्थूल घनत्व, बुल्क डेंसिटी 1.33 होती है, उसको तो बोलते हैं स्थूल घनत्व, कि एक मृदा के कणों को उसमें पाई जाने वायु, नमी, उन सब का मिला के जो भार होता है नॉर्मली, उसको बोलते हैं स्थूल घनत्व। अब बोलते हैं बुल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, पार्टिकल का मतलब होता है कण, तो शब्द से समझना, थोड़ा फोकस दिया करो, दिमाग को एक जगह रखा करो। पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व, मतलब केवल कणों का वार। तो क्या करा मैंने, वो ही मृदा थी, उसको मैंने क्या किया, 1.33 आ रहा है ना, 1.33 आया बुल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व। फिर मैंने उसको गर्म किया, ओवन पे गर्म किया, तो गर्म करने से उसके बीच में जो हवा थी वो भी चली गई, ठीक है। उसको पीटा मैंने, कूटा खूब, तो कण पास आ गए। यहाँ पे देखो कण दूर दूर थे, तो कण क्या हुआ, बिल्कुल पास आ गए। मैंने दबा के भर दी उसको, तो जो हवा थी वो निकल गई, और ओवन पे गर्म किया तो जो एयर, जो सोइल वाटर था वो वाष्प बन के उड़ गया, तो कण पास हो गए। तो जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो होती है 2.65,
इसका वजन कैसे बढ़ गया, उसमें से जगह खाली हो गई, फिर मैंने उस कटोरी को भरा। एक घन फिक्स में होता है, 1 घन क्यूब में या 1 घन मीटर के अंदर जो कितनी मर्दा का भार हो रहा है उसको बोलते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। बाकी मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बुल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, ये जो बिल्कुल खोल के एग्जाम्पल के साथ है ना, ऐसे पूरा लाइव दिखा के क्लास ली हुई है सोइल साइंस की, देखना एक बार। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपनी सोइल साइंस की होगी, जो मैंने देखूंगा भी, चेक करूंगा कितने टॉपिक करवा दिए। बाकी वो क्लासेस चेक करना, नीचे भी लिंक दे दूंगा। तो ये कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ बता रहा हूँ मैं, कि उसमें खरपतवार नहीं रहेंगे, पोरोसिटी अच्छी हो जाएगी, उपजाऊपन आ जाएगा, फसलों के अवशेष उसमें नहीं रहेंगे, सोइल एयर अच्छी हो जाएगी, सोइल वाटर अच्छा हो जाएगा उसके अंदर। ये सारे पोरोसिटी, बुल्क डेंसिटी, खरपतवार, सूक्ष्म जीव है। अब एक बार से दोबारा से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल। टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल आफ्टर टिलेज। टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल आफ्टर टिलेज। बिल्कुल शॉर्ट है, एक लाइन की है। और बात करें हिंदी में तो मृदा की वह भौतिक दशा या स्थिति, मृदा की वह भौतिक दशा या स्थिति जो भू परिष्करण क्रियाओं के उपरांत हमें प्राप्त होती है, उसी को टिल्थ कहते हैं। या भू परिष्करण के बाद जो तैयार की हुई मिट्टी है, जो अच्छी दशाओं वाली मिट्टी है, उसी को टिल्थ कहते हैं। या उस मिट्टी की दशा को ही टिल्थ कहते हैं, उसकी भौतिक दशा को ही टिल्थ कहा जाता है। भौतिक दशा के अंदर क्या क्या आता है, उसका संगठन सही हो जाता है, उसकी स्थिति, खरपतवार अवशेष वगैरह नहीं रहते हैं, सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाता है, उपजाऊपन बढ़ जाता है, सोइल एयर बढ़ जाती है, सोइल वाटर जो है वो मैनेजमेंट पूरा सही ठीक हो जाता है, ये सारी कुछ। और मेन जो अपन ये कर रहे हैं टिलेज, टिल्थ, ये सब क्यों कर रहे हैं भाई, कल भी मैंने बताया था। और फर्स्ट जो क्लास थी एग्रोनॉमी की, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बताया था कि एग्रोनॉमी कहते ही क्यों है, एग्रोनॉमी करते ही क्यों हैं, और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा ना किसी काम का, आप पढ़ रहे हो, ये क्लास ले रहे हो, जब तक आपको यही पता नहीं रहेगा ना मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे मेरा रीज़न क्या है, ठीक है। बीएससी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, दूर, घर से दूर रह के कर रहे हो, जब तक आपको उस लक्ष्य का वो ही नहीं पता, मतलब कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इतनी दूर क्यों पढ़ा हूँ, या मैं बीएससी क्यों कर रहा हूँ। जिस दिन ये पता लग गया ना कि मैं बीएससी क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न, उस दिन आप सक्सेस हो। वहीं पे आप 60% सक्सेस हो गए, 40% बाद की बात। तो कभी सोचना बैठ के कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, उसके पीछे क्या कारण है, और नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो सकता है। पर अपने को इतना सोचना ही नहीं है, अपने को तो इंस्टाग्राम रील्स देखनी है ना, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी बनाता हूँ, सब करते हैं, मैं भी आपकी तरह हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वो नहीं हूँ तो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, घूमता नहीं हूँ, या बिल्कुल सुधरा हुआ हूँ, सेम चीज़ें बोलता हूँ, अच्छी चीज़ें बोलता हूँ, ऐसी नहीं, सब में होती है। पर हर चीज़ एक लिमिट में, ठीक है, और एक समय अवधि के बाद ही अच्छी लगती है। जब उसका ओवर होने लगता है ना, उस आदत का या उस चीज़ का तो ओवर होने लगता है ना, जब वो ज़्यादा होने लगती है तो आप ख़त्म होने लगते हो, ठीक है, उल्टा रूल चलता है। वो सब चीज़ें बाद में लाइव में कभी बात करेंगे अच्छे से। अभी टिल्थ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, 10th टॉपिक कंप्लीट हो गए। और इससे पहले के प्लेलिस्ट है वो चेक करना चैनल के पेज पे, और समझा करो बात को, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करना, आपके जितने भी क्लासमेट्स से लाइक कर देना, जो जितने व्यू है ना उतने लाइक होने चाहिए। जिसने यहाँ तक क्लास देखी है ना वो लाइक करके जाएगा, प्लस कमेंट करके मेरे को बताएगा, और शेयर तो करना ही करना है, अगला देखे ना देखें उससे कोई नहीं। आपको इतना सा धर्म का काम करना है कि क्लास को आगे शेयर करना है। जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी है, उनमें सब में शेयर करोगे, सब में। क्लास को मैं भी पब्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास जो अपनी रहेगी सोइल साइंस की, उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री। अब एक भाई है वो बोल रहे हैं आपको मैथ पढ़ाने के लिए, मैथ और इंग्लिश, तो मैं कहूँगा उनसे, करूँगा अप्रोच आपकी कि जल्द से जल्द उनकी लाइव क्लास कराऊँ या रिकॉर्डेड क्लास, जैसा भी हो पाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। बस आपसे इतना सा सपोर्ट है कि समझ गए, ठीक है। कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी करो, तोड़ दो, फोड़ दो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी कर देना। बाकी सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो, थोड़ा सोचा करो। मेन जो आपका लक्ष्य है वो कभी मत भूलना, सब चीज़ें करना, सब घूमना फिरना खाना सब, पर जो मेन जो है उसको मत भूलना। और इसको इसलिए मत भूलना, ये चीज़ याद रखना कि ये क्यों कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। इसमें अगर पास नहीं हुए या सक्सेस नहीं हुए इस चीज़ में, जो चीज़ करने आए हो, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे। इसके पीछे रीज़न क्यों है, क्यों आए हो यहाँ पे, या क्यों पढ़ रहे हो, क्यों एग्रीकल्चर लिए, क्यों बीएससी में एडमिशन लिया, कुछ तो ड्रीम होगा। तो उसको सोच के, और एक चीज़ मैं बताऊँ, ठीक है, क्लास तो हो गई है कंप्लीट, एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इनको मिटा देता हूँ। वैसे बतानी नहीं चाहिए, बता देता हूँ मैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका ड्रीम है, ठीक है, कोई सब हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। सपोज दैट
कोई फ़ोन का ही है या कोई बाइक का है कि मेरे को ये बाइक लेनी है। तो जब आप सोचते हो ना, तो जो सपने में अपन देखते हैं ना, वो चीज़ असली ड्रीम नहीं होता है, वो कभी पूरा भी नहीं होता है। उस चीज़ को जब वो आपके पास तैयारी करने लग जाओ ना उस चीज़ की, आप जब बाइक के पैसे, ठीक है आपका सपना है रॉयल एनफील्ड 350, ठीक है, तो जब आप ये सोच लिए और जब इसके लिए सेविंग करने लग जाओ, पैसे इकट्ठे करने लग जाओ ना, तब से ही उस चीज़ को जीने लग जाओ। आप CD 100 चला रहे हो, कोई सी भी चला रहे हो, स्प्लेंडर चला रहे हो, उस चीज़ को जियो, ऐसे जियो कि जैसे मैं बुलेट पे बैठा हूँ, ठीक है, रॉयल एनफील्ड ही चला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सपने हैं वो मत देखा करो, उनको जीना, रियल लाइफ में उतारो। लोग आपको पागल गए, बावड़ा गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जेब खर्ची आपको अपने पापा देते हैं, आपके फैमिली वाले देते हैं, ना कि रिश्तेदार और लोग आसपास वाले पड़ोसी, वो नहीं देते कभी भी। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखा करो। और जो भी चीज़ सोचो ना पढ़ाई की, जैसे आप सोच रहे हो मैं सुपरवाइज़र की तैयारी करूँगा या AA बनूँगा, तो अभी से इस AA को जीने लगो, उस AA का लेवल बढ़ाओ खुद का, उस तरीके से लोगों से बात करो, उस तरीके से रहो, खुद का स्टैंडर्ड ऊपर करो। तो कुछ दिन बाद पढ़ाई चाहे से आप 5 घंटे कर रहे हो, 4 घंटे कर रहे हो, पर कुछ टाइम बाद आपको फील होने लगेगा कि नहीं यार मैं बन सकता हूँ। मतलब दिमाग में ये हो जाएगा, 4-5 महीने ये चीज़ें सोचते रहो, उसी तरीके से जीने लगो कि यार मैं हूँ AA, ठीक है। तो वो ज़्यादा चांस बनता है कि आपके सपने साकार हो, ठीक लगे आपको। बाकी सारे समझदार हैं, ऐसे तो है नहीं, LKG वाले हैं, 12वीं पास करके यहाँ आए हैं, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी सब सर्दी वर्दी का ध्यान रखना, क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर देना। क्लास में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो मेरे को कमेंट करके बताओगे। पिछले वाली क्लासेज जिन्होंने देख ली वो भी, और जिसने यहाँ एंड तक क्लास देखी है, यहाँ तक कितने मिनट की हो गई मैं देखता हूँ एक बार। क्लास हो गई अपनी लगभग 27 मिनट की। जिसने यहाँ तक 27 मिनट तक क्लास देखी है, तो वो भाई कमेंट के अंदर सब खुद का ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, अपना अपना ड्रीम लिख बता के जाएंगे। और जिसका सबसे मतलब लगा ना यूनिक चीज़ है, ठीक है, उसका मैं नाम और वो उसको ड्रीम को पाने के लिए क्या क्या कर सकता है, जो भी उसको मेरे तरफ से, जो मेरे ओवन एक्सपीरियंस है, ठीक है, खुद का जो अनुभव है कि उसको ये करना चाहिए या नहीं, उसका जितना मेरे से सपोर्ट हो पाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगा मैं, उसका नाम लेके कि ठीक है इस भाई का ये ड्रीम है, भाई आप इस रास्ते पे जाओ, ये चीज़ें मत करना, ये चीज़ें करना। इससे आपके ज़्यादा चांस बनते हैं कि आप अपने ड्रीम को अचीव करो। और गोल है ना, हमेशा जो लक्ष्य हैं वो बड़े बनाया करो, अपनी औकात से बड़े, ठीक है, वो बड़े रहेंगे तो अपने आप बड़े हो जाओगे आप। तो वो कमेंट करके बताएगा मेरे को अब हर भाई जो यहाँ तक वीडियो को देख रहा है कि उनका सपना क्या है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, XYZ, नो टेंशन हो के, किसी का नहीं सोचना। कोई कमेंट पड़ेगा क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बोलने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊँगा फिर, ठीक है। तो थैंक यू।